चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कल की क्लास आप सबको समझ में आ गई होगी। और आज हम लोग अपना जो गिव सैम्पलिंग वाला पोर्शन है और ये दो लास्ट की जो हमारी सैम्पलिंग बची है दोनों को समाप्त कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैम्पलिंग वाला पोर्शन स्टार्ट किया था जो हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस यूजिंग सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हम लोगों ने प्रायर और रिजेक्शन वाला पार्ट कर लिया था। क्या वो आप सभी को समझ में आ गया था दोस्तों? प्रायर और रिजेक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। क्या वो आपको समझ में आ गया था अच्छे से? आज की क्लास में हम लोग लाइक्लीहुड वेटिंग और गिब्स सैम्पलिंग इसको समाप्त करेंगे। चलिए अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दोस्तों जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। मतलब सबसे ज्यादा मजा आपको मेहनत, जितना मेहनत आप करोगे उसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है ना? द बेस्ट व्यू मतलब अपनी कैरियर का, अपनी जिंदगी का जो ब्रॉडर व्यू आप देख सकते हो वो आप तभी देख पाओगे जब आप थोड़ा मेहनत करोगे। बिना मेहनत किए आप अपनी कैरियर का, अपनी लाइफ का ब्रॉडर व्यू नहीं देख पाओगे कभी। चलिए लाइक्लीहुड वेटिंग दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रिजेक्शन सैम्पलिंग में एक प्रॉब्लम थी कि हम सैंपल्स को डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे थे, राइट? जैसे ही हमने कल की क्लास में भी देखा था कि अगर हमारा एविडेंस के खिलाफ, अगर एविडेंस वेरिएबल कोई और वैल्यू पकड़ लेता है जो हमारी एविडेंस में दे रखी थी, उससे इनकंसिस्टेंट हो जाता है, तो वो सैंपल हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट द सैंपल वेयर एविडेंस वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना? अगर एविडेंस वेरिएबल हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो वो हमारे उसको हम रिजेक्ट कर देते थे। इसलिए क्या होता था, हमारे बहुत सारे जो सैंपल से वो रिजेक्ट हो जा रहे थे। तो लाइक्लीहुड वेटिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि भाई एविडेंस वेरिएबल फिक्स करो, बाकी सब देखो। ठीक है ना? यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एविडेंस वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं एंड सैंपल द रेस्ट। बाकियों की टेंशन करो, बाकी आपने एविडेंस वेरिएबल को छूना ही नहीं है। ठीक है ना? और फिर उसके बाद दोस्तों हर एक सैंपल की वेटिंग की जाती है, यहां पे डायरेक्टली नहीं यूज किए जाते। ठीक है ना? तो आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। यहां पे हम क्या करते हैं, एविडेंस वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं, सैंपल द रेस्ट, बाकियों को सैंपल करते हैं। और उसके बाद जो सैंपल्स होते हैं दोस्तों उनकी वेटिंग की जाती है। अब ये वेट कैसे दी जाते हैं उसका रूल भी देख लीजिए। द वेट्स ऑफ अ सैंपल इज द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एविडेंस नोड्स गिवन देयर पेरेंट्स। एविडेंस नोड गिवन देयर पेरेंट्स। तो चलो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों। ओके
यहां पर हमें कुछ कुछ दे रखा है दोस्तों, मैं इस वाली स्लाइड, इस वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। चलिए, सो यहां पर दोस्तों हमें कुछ कुछ दे रखा है, हमें एक बेसियन नेटवर्क दे रखा है। ए हमारा रूट नोड है और बी और सी उसके चिल्ड्रन है। ए हमारा रूट नोड है और बी और सी उसके चिल्ड्रन है, एज गिवन हेयर। ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, दिख रही है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए दिख रही है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी गिवन ए एंड सी गिवन ए, जो होना भी चाहिए। बी और सी जो है वो ए के चिल्ड्रन है। अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 गिवन सी इक्वल्स टू 1। और ये हमारी क्वेरी है। क्वेरी में एविडेंस है कुछ? हाँ है, ये हमारी क्वेरी है और क्वेरी में एक एविडेंस है सी इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहा हूं, ठीक है ना, और फिर कुछ सैंपल जनरेट करना बताता हूं आपको। तो 0 से 1 के बीच में हमने कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट किए। अब देखिए यहां पे जो हम सैंपल जनरेट करेंगे, वैसे सैंपल्स यहां पे ऑलरेडी जनरेटेड हैं, बट मैं आपको सैंपल जनरेशन भी बता रहा हूं दोस्तों। अब यहां पे हमने कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट किए, हमने सीक्वेंस रखा ए बी और सी, हमने सीक्वेंस रखा कि भाई ए बी सी सीक्वेंस हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था, एक मिनट में यहां से थोड़ा हट जाता हूं नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। ओके, सो यहां देखिए दोस्तों, जैसे हम यहां पर चलते हैं, अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, तो ये 0.56 है पहला नंबर हमारा, 0.56 है पहला नंबर, और ए की प्रोबेबिलिटी है 0.6 एंड 0.4। तो आप देखोगे यार, जैसा हमने कल की क्लास में किया था, अगर आपको ध्यान हो तो 0 से लेके 0.6 तक ए और फिर 1 तक माइनस ए, या फिर ऐसा कह सकते हैं 0 से लेके 1 तक ए की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, 0.6 से लेके 1 तक ए की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो आप देखोगे यार 0.56 आ रहा है, तो ए की वैल्यू हमारी, पहला जो सैंपल बनेगा, जो ए की वैल्यू आएगी यहां से, वो 1 आ जाएगी। दूसरा है 0.93, तो 0.93 विल करस्पॉन्ड टू बी, राइट, बी को करस्पॉन्ड करेगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारा ए ऑलरेडी 1 है, ए ऑलरेडी 1 है, तो हम ये वाली प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो 0.7 तक बी हमारा 1 था, लेकिन 0.7 से आगे बी 0 है, तो इसका मतलब यहां पे बी 0 हो जाएगा। अच्छा, क्या थर्ड वाला सी को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, थर्ड वाला सी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सी हमारा फिक्स है, हमें सी की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि लाइक्लीहुड वेटिंग के अंदर हम अपने जो एविडेंस होता है उसको फिक्स कर देते हैं। तो सी की सैंपलिंग होगी नहीं, सी 1 ही है, तो सी के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को कर रहा है, और फिर ये किसको करेगा? ये फिर से ए को करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सैंपल आ जाएगा, ये फिर से ए को करेगा, ये फिर बी को करेगा, फिर ये ए को करेगा, ये फिर बी को करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी। आप देखोगे 0.15 पे फिर से ए की वैल्यू 1 आएगी, 0.36 पे अगर आप देखोगे ए की वैल्यू 1 है, तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे बी की। 0.7 तक बी 1 रहेगा, तो ये 1 आ गया, बी 1, क्योंकि 0.36 है। सी की वैल्यू 1 ही है, कोई टेंशन नहीं है। देन अगेन यहां पर आते हैं, ए 0.66 आ रहा है, तो 0.6 तक ए 1 था, लेकिन आगे 0 होगा, तो ए की वैल्यू 0 हो गई 0.66 पे।
जीरो होने पर हम नीचे वाली को देखेंगे, बी गिवन ए को देखेंगे, क्योंकि ए हमें जीरो दे रखा है। सो ए जीरो होने पर यहाँ पे 0.72 है, तो 0.2 तक बी 1 है, लेकिन आगे जीरो है, लेकिन सी हमारा 1 ही है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे सैंपल्स बन रहे हैं। क्या ये सब कुछ समझ में आया? क्या हो गया, आज आप लोग मैसेज नहीं कर रहे क्या, या चैट कुछ गड़बड़ है? सो गए थे, सो गए थे क्या आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, ओके चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। अब जो भी हमारे सैंपल्स आए हैं दोस्तों, उनमें जैसा भी आपको याद होगा, प्रायर सैम्पलिंग में या रिजेक्शन सैम्पलिंग में हम डायरेक्टली नंबर्स को देखते थे कि भाई डायरेक्टली नंबर्स बता दो हमें कि भाई इस सैंपल के कितने नंबर्स हैं। तो यहां पर लेकिन हमारी कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम सी को सैंपल ही नहीं करेंगे। क्या यहां पे सी की सैंपलिंग हो रही है या सी की वैल्यू फिक्स है? हमने सी को देखा ही नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे तो दिस करस्पॉन्ड्स टू ए, ये वाला बी, देन फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, क्योंकि यहां पे हमने सी को फिक्स कर दिया है। हम सी की सैंपलिंग ही नहीं कर रहे हैं। सी की वैल्यू 1 हमें यहां से ऑलरेडी पहले से पता है, एविडेंस ऑलरेडी एविडेंस यहां पे दे रखा है, तो उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी है। ठीक है ना? अब यहां पर दोस्तों जैसा हम लोग नॉर्मल प्रायर में क्या करते थे, प्रायर सैंपलिंग में, कि जैसे अगर मुझे ये चीज निकालनी है, आई हैव टू फाइंड दिस, तो मैं क्या करता था कि भाई बी और सी के सारे सैंपल्स देख लो और फिर सी के सारे सैंपल्स देख के हम प्रोबेबिलिटी निकालते, जैसे कल कर रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पे वेट से काम होता है। यहां पे हमें वेट्स निकालना होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास ये कुछ सैंपल्स आ गए, जैसे आप देखोगे हमारे पास कुछ यहाँ पे सैंपल्स आ गए हैं। सैंपल नंबर 1 इज 1 1 1, वो तो रैंडम कुछ भी हो सकता है ना सैंपल, लेकिन आप देखोगे सी हमेशा 1 ही रहेगा। हर एक सैंपल में सी फिक्स है, सी चेंज नहीं होगा, जैसे कि हमारे सैंपल्स में भी हो रहा था, सी हमने फिक्स ही रखा था। और यहाँ पे हमें कुछ कुछ सैंपल मिल रहे हैं, 1 1 1, 1 0 1, 0 0 1, 0 1 1 एंड सो ऑन। अब यहां पर जैसा कि आप सभी को पता है, वेट कैसे निकालते हैं? किसी भी सैंपल का वेट, एक बार पढ़िए इसको, किसी भी सैंपल का वेट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एविडेंस नोट गिवन देयर पेरेंट्स। वेट इज सिंपली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एविडेंस गिवन देयर पेरेंट्स। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे सी हमारा एविडेंस है, सी इक्वल टू 1 हमारा एविडेंस है। सी का पेरेंट कौन है? सी का पेरेंट कौन है दोस्तों? सी हमारा एविडेंस है, सी का पेरेंट कौन है? तो वो कहता है कि वेट इज डिसाइडेड बाय weight of the sample is simply equals to probability of the evidence given parent। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एविडेंस क्या है हमारा, C इक्वल टू 1, और पेरेंट क्या है, A। पेरेंट क्या है, A। C का पेरेंट है A। अब अगर हम पहले वाले सैंपल में देखें तो इसका वेट क्या आएगा, तो बोले सर इसका वेट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू 1, और यहां पे ए की वैल्यू क्या है इस सैंपल में? इस सैंपल में ए की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब हमारा पहला वाला वेट तैयार है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1 गिवन ए इक्वल टू 1। ए इक्वल टू 1 क्यों आया? सी इक्वल टू 1 तो पता है एविडेंस है, लेकिन ए इक्वल टू 1 क्यों आया? क्योंकि यहां पे पहले सैंपल में ए इक्वल टू 1 है। अच्छा, क्या ये दे रखा है आपको? पी इक्वल टू पी सी इक्वल टू 1 गिवन ए इक्वल टू 1, यस ये रहा 0.9। तो इसका मतलब इसका वेट है 0.9। चलो दूसरा पकड़ते हैं। सी तो 1 ही रहेगा, सी नहीं चेंज होगा, वो तो एविडेंस है। लेकिन ए, यहां पे आप देखो ए 0 है,
तो C1A0 कितना आ रहा है? C1A0 0.4। अब यहां पे देखिए C इक्वल टू 1 गिवन A इक्वल टू 1, तो 0.9। दीज आर द वेट्स। एक बार आप देखिए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। ये वेट वाली बात समझ में आई? वेट वाली बात समझ में आई? अभी देखो 3-4 एग्जांपल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट एक बार देखो सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है ये? एक बार देखो वेट्स निकालना आ गया। अभी एग्जांपल और करेंगे 2-3 तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब यहां देखिए, अब हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी B इक्वल्स टू 1 गिवन C इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B इक्वल टू 1 कॉमा C इक्वल टू 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी C इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे हमें क्या करना होता है, पहले तो हम नंबर्स काउंट कर रहे थे ना प्रायर में, और उसमें नंबर्स काउंट कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे, नंबर्स ऑफ सैंपल विद दिस कंडीशन डिवाइडेड बाय, मैं पहले क्या करते थे हम लोग, नंबर ऑफ सैंपल विद दिस कंडीशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स विद दिस कंडीशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। पहले नंबर्स की बात हो रही थी, लेकिन यहां पे आएगा वेट्स। तो आएगा, so I'll write it, so probability of B equals to 1 comma C equal to 1 is equal to sum of weights of the sample with this condition B equal to 1 C equals to 1 divided by the sum of all weights। ठीक है, और नीचे वाला क्या होगा दोस्तों, व्हाट यू थिंक? C इक्वल टू 1 क्या होगा? आप बोलो सर वो तो सभी जगह है। क्या नीचे वाला 1 ही होने वाला है? व्हाट यू थिंक? क्या नीचे वाला 1 होने वाला है दोस्तों? नीचे वाला तो 1 ही होने वाला है, वो तो सभी जगह है, वो तो कहीं फेल ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब दिस विल कम आउट टू बी B और C 1 कहां पे हो जाएंगे, 1 2 3 तीन जगह है, 0.9 0.9 और 0.4। ठीक है ना, पहली जगह इधर और इधर। तो इट्स लाइक 0.9 0.9 एंड 0.4 डिवाइडेड बाय 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.4 प्लस 0.4। किसी का आ रहा है ये आंसर? जल्दी से बताइए। नीचे वाला तो 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये किसी का आ रहा है दोस्तों? जल्दी से बता दो, कैलकुलेट करके खत्म करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे। पॉइंट 9 2.7 प्लस 0.8 0.628 आ रहा है। अब जल्दी से बताइए, वेट वाली बात समझ में आई? तो वेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अभी क्या अगर आप समझो तो ना, बाकी आपको पेपर में हो सकता है यही सवाल मिले, ठीक है ना, वेट ऑफ द सैंपल। चलिए ओके नाइस, आगे चलते हैं, सवालों को देखते हैं। अब जैसे इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में ये कैसे काम करेगा? ये इसका प्रोसेस है, राइट? हम वेट देने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है ना, क्योंकि हमने सी को फिक्स कर दिया है। अब जब सी को फिक्स कर दिया है तो हमारे सैंपल सी को फिक्स करके आएंगे। लेकिन यहां पर जैसा आपको याद होगा, रिजेक्शन सैंपलिंग में हम सैंपल्स को रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन यहां पर हमने सी की वैल्यू फिक्स कर दी है। तो इस एल्गोरिदम के अंदर वी आर वेटिंग द सैंपल्स बाय दिस मेथड, और उसके बाद हम वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो यहां तो ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा, राइट, यहां पे कोई एविडेंस ही नहीं है, बट नीचे वाले दोनों केसेस में इट विल वर्क डिफरेंटली। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे कुछ सैंपल्स हैं, मैंने वो सैंपल्स यहां भी लिख दिए हैं और यहां पे डायग्राम भी बना देता हूं। स्प्रिंकलर, रेन, क्लाउडी था ना इधर, क्लाउडी, स्प्रिंकलर, रेन और वेट, इस तरह से कुछ है। चलिए, यहां पे कुछ सैंपल्स हमें दे रखे हैं, वी हैव दीज सैंपल्स, राइट। सो ये हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस, ओके। अब सबसे पहले देखिए कौन कौन से सैंपल्स हम नहीं लेके आएंगे। वैसे आप देखोगे कि सर ये सैंपल्स अगर हम लाइक्लीहुड वेटिंग करेंगे तो कौन कौन से सैंपल्स जनरेट ही नहीं होंगे। अगर हम लाइक्लीहुड वेटिंग करेंगे तो कौन कौन से सैंपल्स जनरेट ही नहीं होने चाहिए। अगर हम लाइक्लीहुड सैंपलिंग करेंगे तो आप बोलोगे सर ये वाला सैंपल जनरेट हो सकता है, मतलब जनरेट ही नहीं होने चाहिए कुछ कुछ सैंपल्स, ठीक है। ये वाला सैंपल जनरेट हो सकता है, ये वाला सैंपल जनरेट हो सकता है, ये दोनों जनरेट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों जनरेट नहीं होंगे, नॉट जनरेटेड, ये दोनों जनरेट ही नहीं होंगे, मतलब ये जनरेट ही नहीं होंगे, पैदा ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एस और डब्ल्यू फिक्स कर दिया होता है पहले से ही। ठीक है ना। चलिए, क्या ये ठीक है? परफेक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हमारे पास 3 सैंपल्स हो गए। वी हैव दिस सैंपल, वी हैव दिस सैंपल एंड वी हैव दिस सैंपल। हम 3 सैंपल हो गए। सो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन माइनस एस एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू सी कॉमा माइनस एस एंड डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली ये चीज तो 1 होने वाली है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऊपर वाला निकालना है। ऊपर वाले के लिए हमें पहले, नहीं, क्या डायरेक्टली कर पाऊंगा मैं? पहले बताइए। जैसे वीरेंद्र भैया ने कर दिया, डायरेक्टली कर दिया, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं जैसे वीरेंद्र भाई ने किया है? रिजेक्शन सैंपलिंग होता तो आंसर सही था वीरेंद्र भाई का, रिजेक्शन सैंपलिंग होता तो आंसर सही था वीरेंद्र भाई का, लेकिन ये लाइक्लीहुड वेटिंग का सवाल है। इसके अंदर हम डायरेक्टली ऐसे एडिशन नहीं करते, पहले हमें सैंपल्स का वेट निकालना होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द सैंपल्स। अब वेट कैसे निकलता है? वेट ऑफ द सैंपल्स, तो वेट कैसे निकलता है दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है कि वेट इज सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस गिवन द पेरेंट्स, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस गिवन द पेरेंट का प्रोडक्ट, तो वेट ऑफ द सैंपल इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास 2 एविडेंसेस हैं, तो दोनों एविडेंसेस का प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एस, अब बताइए एस का पेरेंट कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस गिवन पेरेंट, तो माइनस एस जो है उसका पेरेंट कौन है? आप बोलोगे सर सी है उसका पेरेंट, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा एविडेंस क्या है? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू,
और W का पेरेंट कौन है? S एंड R। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हमारे वेट्स कुछ ऐसे आएंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, आप सभी लोग कर पाएंगे। चलिए, तो हमने अपने वेट का कुछ कुछ लिखा। अब देखिए पहले वाले का वेट क्या आएगा। तो पहले वाले वेट में हमें क्या चाहिए? एविडेंस है -s गिवन C होता है क्लाउडी। अब पहले वाले में क्लाउडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्लाउडी लेंगे, ठीक, +C लेंगे। दूसरा था W गिवन S एंड, क्योंकि W के दो पेरेंट है S एंड R, तो यहां पे आप देखोगे S हमारा नेगेटिव है, R हमारा पॉजिटिव है, सो अकॉर्डिंगली यहां पे लिखी जाएगी -s एंड +R। निकाल लेंगे, अभी कोई परेशानी नहीं है, डेटा हमारे पास है। इस वाले केस में आइए, इसका वेट क्या आएगा? आप बोलोगे सर हमारे पास जो एविडेंस है -s गिवन, अब क्लाउडी यहां पे क्या है? क्लाउडी +C है तो +C लेंगे। W कैसा है? यहां पे आप देखिए -s एंड +R, आप देखोगे सेम ही आ रहा है। लास्ट वाले केस में -s गिवन, अब यहां पे आप देखोगे क्लाउडी माइनस में है तो -C लिखा जाएगा। यहां पे आप देखिए -s और -R दोनों हैं। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, सोच के देखिए। क्या रिजेक्शन में और लाइक्लीहुड में डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा? सोच के देखिए आप। क्या रिजेक्शन में और लाइक्लीहुड में डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा? और जो अगला पढ़ेंगे गिव्स, उसमें भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो 1 कर दिया ना, मतलब कॉन्स्टेंट फिक्स कर दिया ना। आपने जो कंडीशन, गिवन कंडीशन है वो ऑलरेडी फिक्स कर दी है, तो ये तो 1 ही आएगी, आपके सैंपल्स में वो 1 ही आएगी। अब ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी से पहले ये बताइए, ये किस किस को समझ में आ गया? वेट्स निकालने समझ में आए दोस्तों? हमने देखा हमें वेट कैसे निकालना है। वेट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द एविडेंस गिवन पेरेंट। अब यहां पे दो एविडेंस है S एंड W, -s एंड W। तो -s क्लाउडी पे डिपेंड कर रहा है और W S और R पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पर क्लाउड में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, S में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो हमारे सैंपल डिसाइड करेगा। सो हम आ जाते हैं यहां पे। तो यहां पे हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ -s गिवन क्लाउडी। अब क्लाउडी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? आ जाओ यहां पे देखो, पॉजिटिव C है तो +C आएगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन S एंड R उसके पेरेंट है। अब S पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? यहां से देखो नेगेटिव लेना है भैया, R पॉजिटिव लेना है, ले लिया, खत्म। सेम चीज यहां पे। और लास्ट वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ -s गिवन क्लाउडी होता है, क्लाउडी पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां से देखो नेगेटिव, ले लिया नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन S एंड R आता है, S भी नेगेटिव है R भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव ले लिए, आ गया। अब ये सारी वैल्यूज आपको सवाल में देवन है। देखिए ये रही आपके पास S गिवन C, तो यहां पे हमें क्या चाहिए? पहले वाले में -s गिवन +C, तो -s गिवन +C 0.9। दूसरा है W गिवन -s एंड R, तो W गिवन -s एंड R, मेरे ख्याल से ये माइनस ले लेते हैं, चलो इसको गलत लिख दिया भैया ने, -s एंड +R और W, मेरे ख्याल से यहां पे भी W में भी गड़बड़ कर दी उन्होंने। ठीक है, चलिए। सो -s एंड R और +W लिया है 0.9। एक बार देखिए -s एंड R +W 0.9, ठीक है ना? तो ये भी 0.9 हो गया, ये आ गया 0.81। और बिल्कुल ये वाली वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, 0.81 ही आएगी। लास्ट वाले में देखिए -s गिवन -C, सो -s गिवन -C 0.5।
W गिवन माइनस एस एन आर, तो माइनस एस माइनस आर प्लस W 0.01, ये आ जाएगा 0.005। चलिए एक बार आप सब लोग चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आप सब लोग एक बार चेक कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक आप सब लोग पहुंच पा रहे हो दोस्तों? एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है, सबका हो गया? अब देखिए, तो डिनोमिनेटर तो बन ही आएगा क्योंकि तीनों सैंपल्स में माइनस एस और डब्ल्यू तो है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो न्यूमरेटर चाहिए सी माइनस एस डब्ल्यू, सी माइनस एस डब्ल्यू, सी माइनस एस डब्ल्यू, सी माइनस एस डब्ल्यू। तो दो में है, तीसरे में नहीं है। तो न्यूमरेटर आ जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोनों में है। आप देखोगे पहले वाले में है, इसमें है, इसमें नहीं है। सो 0.81 प्लस 0.81 डिवाइड बाय द टोटल वेट। एक बार आप चेक करिए, क्या ये कर पा रहे हैं आप लोग? क्या सारी वैल्यूज आप समझ पा रहे हो दोस्तों? एक बार जल्दी से बता दो। पॉइंट 996 समथिंग आ रहा है। एक बार आप सब लोग बता दीजिए, क्या ये सब बच्चे लोग कर पा रहे हो आप लोग? 0.996 समथिंग आ रहा है दोस्तों। So this comes out to be, ठीक है ना? चेक करिए 0.99 समथिंग जो भी है। एक बार आप सब लोग देख लीजिए, सारी बातें कर पा रहे हैं? ठीक है ना? चलिए, यार एक्चुअली क्या है ना, आपको अगर मैं सच्चाई बताऊं इसकी, तो सच्चाई ये है कि सवाल एक ही था, ठीक है ना, जो मैंने सब जगह कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, सो इसीलिए आप सेकंड और थर्ड को बुरा मत मानिएगा, डिलीट नहीं कर पाया मैं। ठीक है, सो ये आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नॉट जनरेटेड लिखा तो है। चलिए, अब ये हमारा सैंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो हमारे उसमें आया था, मतलब जो सैंपल पेपर में था दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास ए बी सी और डी है। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दिख रहा है? इज इट विजिबल? सबको विजिबल है ये? अब देखिए यहां पे हमारे पास सैंपल्स दे रखे हैं। अब देखिए हमारे पास कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ बी गिवन नॉट ऑफ ए कॉमन नॉट ऑफ सी। क्या आपको दिख रहा है यहां पे सब जगह नॉट ए और नॉट सी सभी सैंपल्स में फिक्स है? जैसा कि अभी हम बात हुई थी कि सैंपल्स जनरेट ही नहीं होंगे, ये ऑलरेडी फिक्स रहता है ना? चलो, अब यहां पे पूछ रहा है हमें इनके वेट्स बताइए। चलिए S1 का वेट बताओ, चलो जल्दी से S1 का वेट बताओ। S1 का वेट, कोई बात नहीं, हमें तो S1 का वेट बताइए। चलिए करिए। S1 का वेट कैसे आएगा? सबसे पहले वेट की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे हमारे पास दो एविडेंस हैं। एविडेंस है नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी, नो सॉरी, नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ सी। तो
हमारा ये आता है, जो वेट आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस मल्टी डिवाइडेड बाय पेरेंट। अब बताइए, क्या ए का कोई पेरेंट है? नहीं, ए का कोई पेरेंट ही नहीं है, तो ए ऐसे कैसे आ जाएगा? सी का कोई पेरेंट है? सी का पेरेंट है बी। ठीक है ना, एक बार चेक करिए। सो अगर हम यहां पर S1 का वेट निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए तो एज इट इज ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ सी भी आएगा। लेकिन अब बी को देखिए, सैंपल 1 में बी क्या है? सैंपल 1 में बी भी नॉट है, तो ये आएगा। तो आंसर क्या आएगा? नॉट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 4/5 और नॉट ऑफ बी गिवन है और नॉट ऑफ सी, तो 3/5। एक बार चेक करिए, 12/25। जल्दी से S2 का वेट बताइए, सैंपल नंबर 2 का वेट। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए तो एज इट इज आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ सी गिवन। अब देखिए यहां पर B है, अब B सैंपल 2 में B क्या है? आप बोलोगे पॉजिटिव है, डाल दो पॉजिटिव। सो नॉट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 4/5 और नॉट ऑफ सी गिवन B, नॉट ऑफ सी गिवन B 2/5, दैट इज 8/25। सैंपल 3, नॉट ऑफ ए तो एज इट इज आ जाएगा, पेरेंट ही नहीं है कोई। नॉट ऑफ सी गिवन, अब देखिए बी डिसाइड करना है, तो यहां पे नॉट ऑफ बी है, तो पहले के जैसे ही आ जाएगा 12/25। सैंपल 4, नॉट ऑफ ए तो एज इट इज आएगा, नॉट ऑफ सी। अब बी देखो, बी ऑलरेडी बी है, तो ठीक है। अब देखोगे इसका आ जाएगा 8/25। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्तों? एक बार चेक करिए। ये अगर आप देखोगे तो 0.48 आएगा क्या, और ये 0.32 है क्या? एक बार चेक करना। हाँ सही है वैसे, 0.48, 0.32, 0.48, 0.32। तो आप देख सकते हो सैंपल 1 0.48, 0.32, 0.48, 0.32। अब प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी दोस्तों? तो अगर हम इसी को कॉपी कर लें, प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? अगर हम यहां पे चेक करें, प्रोबेबिलिटी बी गिवन नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 1 ही कर दूं, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो B नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ सी कहां पे है? B पॉजिटिव यहां पे है और यहां पे है। तो आप देखोगे हमें S2 का वेट और S3 का वेट ऐड कर, सॉरी S2 और S4 का वेट ऐड करना है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स। तो ये कितना आ जाएगा? 0.32 डिवाइड बाय 0.32 इंटू 2, 0.48 इंटू 2। कितना बनेगा मेरे बच्चों? ये सही आ रहा है क्या? एक बार देखो, वैल्यू मैच हो रहा है मेरे बच्चों? पॉइंट 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो ये नहीं है आंसर, ये होगा आंसर ए, सॉरी ए 0.4 है, सॉरी ए इज अ करेक्ट आंसर, बी नहीं है आंसर। चलिए एक बार देखिए सबका आ रहा है दोस्तों, मतलब इस तरह का सवाल। देखिए लास्ट टाइम के सैंपल पेपर में था ये, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार हो सकता है पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको।
जहां पे आपको वेट्स, और जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, 4 नोड से ज्यादा का नेटवर्क, बेसियन नेटवर्क आपके पेपर में आएगा ही नहीं। ठीक है ना। एक बार देखिए सब लोग कर पा रहे हैं दोस्तों, हम लोग वेट्स निकाल पा रहे हैं, सैंपल्स का प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, और अगर कोई हमसे एग्जैक्ट आंसर पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। अब बोलो सर एग्जैक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 नोड का सवाल है, एग्जैक्ट भी बड़े आराम से हम निकाल पाएंगे, राइट। अगर हमसे कोई एग्जैक्ट पूछे इसका, तो एग्जैक्ट भी बड़े आराम से हम निकाल पाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्ट निकालना तो भी नो, ठीक है, वो भी हम कर सकते। ओके चलिए, अब जैसे ही कुछ सैंपल्स दे रखे हैं दोस्तों हमारे पास, और ये हमारे पास पूरा बेसियन नेटवर्क था जिसकी सारी प्रोबेबिलिटीज वगैरह लिखी हुई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस सी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस सी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस सी? आप बोलोगे सर ये प्रायर सैम्पलिंग का केस है, जिसमें आपको क्या करना है, प्लस सी कितने सैंपल्स में है? 1 2 3 4, 4 जगह है, और टोटल 8 सैंपल हैं, 1/2। सही है ना। आप देख सकते हो भाई, यहां पे हमारे पास टोटल 8 सैंपल हैं, 8 सैंपल में 4 जगह प्लस सी है, तो बस सिंपल नंबर ऑफ सैंपल जहां पे प्लस सी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, 0.5, खत्म। अब कोई हमसे ये कहता है दोस्तों, इसको अप्रोक्सीमेट करिए, इसको अप्रोक्सीमेट करिए यूजिंग रिजेक्शन सैंपलिंग, इसको अप्रोक्सीमेट करिए यूजिंग रिजेक्शन सैंपलिंग। चलिए, तो आप बोलोगे यार सबसे पहले ए प्लस चाहिए, डी माइनस चाहिए, तो ये सैंपल आएगा, ए प्लस चाहिए, डी माइनस चाहिए, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस चाहिए, डी माइनस चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 सैंपल बचेंगे। लेकिन देखिए फिर से वही बात आएगी, जैसा कि आपको पता है कि रिजेक्शन सैम्पलिंग में अगर हम सैंपल्स जनरेट करने लगे यूजिंग दैट प्रोसेस जो हमने बताया था कि उसमें रैंडम सीक्वेंस हम बनाते हैं, और उसमें जैसे ही आपको कोई सैंपल दिखाई देगा जहां पे वैल्यू इनकंसिस्टेंट है, तो सैंपल ही जनरेट नहीं होगा। तो बात वही है, जैसे इस सवाल में आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे 8 सैंपल जनरेटेड है, तो वो कह रहे हैं भाई कौन कौन से जनरेट नहीं होंगे, राइट। चलिए, अब इसके अंदर आप देखोगे हमें क्या चाहिए, 1 मिनट। चलिए, तो यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए माइनस डी, यहां पे डिवाइड बाय 1 कर दूं, क्योंकि हमें पता है कि यार जो कंडीशन गिवन है वो तो 1 ही आने वाली है। अब यहां पे सी प्लस कहां पर है, आप देखोगे सी प्लस सिर्फ एक ही केस में, 3 में से एक केस में है, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप चेक करिए कर पा रहे हैं क्या, देखिए एक बार ही कर पा रहे हैं दोस्तों। चलिए चलें आगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पीवाईक्यू किया था, तो कर लिया ना हमने। ओके, ये भी सिंपल ही है, मतलब है सिमिलर, आप देखोगे सैंपल थोड़े अलग हैं, है तो सेम ही, राइट। एक सी और डी हमें माइनस में चाहिए, कंडीशन गिवन है, तो आप देखोगे यार ये सैंपल कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये बचेगा और ये बचेगा, और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो में से सिर्फ एक ही हमारा काम कर रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ रहा है 1/2। तो रिजेक्शन और प्रायर में तो मुझे लगता है सैंपल जनरेशन का सवाल आ सकता है, इतना सिंपल तो नहीं आना चाहिए। लाइक्लीहुड वेटिंग में वेट्स वाला सवाल और प्रोबेबिलिटी वाला सवाल आ सकता है, व्हाट आई फील। और लास्ट टॉपिक है हमारा गिव्स सैम्पलिंग, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। बट मुझे फील नहीं आई इस टॉपिक के अंदर कोई सवाल आ सकता है। मैं इसका प्रोसेस आपको बताता हूं। इसमें भी सैम्पलिंग करना है हमें, ठीक है। सैम्पलिंग करने का एक प्रोसेस है, मैं वो प्रोसेस आपको समझाता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, विल रीड इट लेटर, बट पहले हम प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है ना। पहले हम एक सिंपल से प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, हाँ, आज ये समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए, तो यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे कि ये गिव सैम्पलिंग भी एक हमारा प्रोसेस है। जैसे हमारा ये लाइक्लीहुड वेटिंग में हमने अलग तरह से सैम्पलिंग करी थी, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमने पहले अपने जो एविडेंस वेरिएबल्स थे उनको फिक्स कर दिया। वैसे यहां पर भी सबसे पहला स्टेप वही होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वही है, फिक्स द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स मतलब जो हमारे एविडेंस है। सबसे पहले आप अपने एविडेंस को फिक्स करो, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये पहला स्टेप है हमारा। दूसरा स्टेप है सेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द नॉन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स रैंडमली। मतलब जो पहला सैंपल आप लेके आओगे वो रैंडमली जनरेट होगा। तो दूसरा पॉइंट स्टेप क्या है, सेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द नॉन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। नॉन ऑब्जर्व्ड मतलब जो एविडेंस नहीं है उनकी वैल्यूज को रैंडमली कुछ भी सेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो दिस इज स्टेप नंबर 2, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इसको हम कैसे करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप इज परफॉर्म अ रैंडम वॉक थ्रू द स्पेस ऑफ द कंप्लीट वेरिएबल असाइनमेंट ऑन ईच मूव। क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो और उसकी ये प्रोबेबिलिटी निकालो। That is probability of that variable equal to true given all the other variables, and then set x to true with that probability, true या false जो भी आपको निकालना है। एंड इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आपको नए नए सैंपल्स क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, लेट्स सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये एक चेन दे रखी है, ठीक है ना। चलिए, कंसिडर अ बेसियन नेटवर्क विथ 3 वेरिएबल्स a b and c where each variable take value 0 और 1, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क मैंने आपके सामने बना दिया और यहां पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज का पूरा सीन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 दे रखा है, B1 गिवन A0 एंड सो। अब आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स फाइंड आउट समथिंग, मतलब कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लें बताओ आप, कौन सा क्वेश्चन लिया है इसने, कोई भी ले लेते हैं अपन, कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से एनीथिंग। So let's take probability of, we have to find probability of b equal to 1 given c equal to 1। तो सबसे पहले हमारे पास एक एविडेंस आ गया, ठीक है। अब जो भी हम सैंपल्स क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या कहता है यहां पे, स्टेप नंबर 1 क्या है, फिक्स द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। जो भी आपका एविडेंस है, जो भी क्लासेस हैं आप उसको आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चीजें आसानी है, डिफिकल्ट नहीं है।
चलिए, तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, फिक्स द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, मतलब आपने सी की वैल्यू तो फिक्स कर दी, उसको छेड़ना नहीं है, सी की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। अब यहां पर सेट द वैल्यूज ऑफ नॉन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स रैंडमली, इसका मतलब जो पहला सैंपल आपको बनाना है उसमें ए और बी की वैल्यूज हम क्या रख सकते हैं पहले सैंपल में, तो यहां पर पहले सैंपल में हम रैंडमली कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब ए और बी की वैल्यू हम रैंडमली कुछ भी देंगे। अब ए की वैल्यू 0 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 0 1 हो सकती है, तो यहां पे रैंडमली कोई भी वैल्यू दे देंगे। लेट्स से मैंने 0 1 दे दिया, रैंडमली दिया ये मैंने, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास ये पहला सैंपल तैयार हो गया है, ठीक है ना, तो वी हैव दिस, पहला सैंपल तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब जैसा कि आप सभी को पता है हम 0 से 1 के बीच में एक रैंडम सीक्वेंस जनरेट करते हैं, तो वो सीक्वेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आसानी रहे। तो एक रैंडम सीक्वेंस हमने बनाया, एंड सो, ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं आगे दोस्तों, हमने यहां पे ये देखा, अब क्या करेंगे, अब हमारे को सी को नहीं छेड़ना है, वी डोंट हैव टू लाइक डिस्टर्ब सी, सी को नहीं छेड़ना है, अब हमें सिर्फ ए और बी को छेड़ना है, ठीक है ना। अब आप किसी भी वेरिएबल को पकड़ सकते हैं, क्या मतलब है इसका, पहले हम इसके पीछे वाली डेफिनेशन को एक बार समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। परफॉर्म अ रैंडम वॉक through the space of the complete variable assignment on each move, pick a variable x, मतलब अब मैं क्या कर सकता हूं, a और b में से किसी को भी उठा सकता हूं, a और b में से किसी को भी उठा सकता हूं, ठीक है ना। क्या बोला इसने, पहला क्या बोला स्टेप, यहां पे क्या बोला, पिक अ वेरिएबल x, आई कैन पिक एनी x, लेकिन मैं ऑब्वियसली c को नहीं उठा सकता क्योंकि c की वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स हो गई है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ए और बी में से किसी को भी उठा सकता हूं। स्टेप नंबर, लेट्स से कौन सा स्टेप हुआ, जो भी स्टेप नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ पिक एनी वेरिएबल बी या सी, बी या ए या बी में से कोई भी एक उठा लो, ए उठा लो या बी उठा लो। नाउ अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक वेरिएबल उठा लो x। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए, अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ट्रू गिवन ऑल द अदर वेरिएबल्स। सो नाउ लेट अस पिक, मान लीजिए हमने b को उठा लिया, तो अब क्या करेंगे, b को उठा के हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन ऑल दी अदर वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, बाकी बचे हमारे a और c, और a की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है। तो गिवन a इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल टू 1। अब देखिए क्या यहां पर, वैसे भी आप सभी को पता है कि जो b है वो c पे डिपेंड नहीं कर रहा है, b a पे डिपेंड कर रहा है, राइट, b जो है वो a पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या ये है हमारे पास, राइट, ये रहा। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये डायग्राम अवेलेबल है, ये प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेट इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर देखोगे तो b इक्वल्स टू 1 गिवन a इक्वल्स टू 0 इज 0.4, तो 0 से लेके 0.4 तक ये हमारा b इक्वल्स टू 0 वाली कहानी, b इक्वल्स टू 1 वाली कहानी चलेगी, और 0.4 से लेके 6 तक, सॉरी 1 तक b इक्वल्स टू 0 की कहानी चलेगी। इसका मतलब अब कहाँ जाएंगे हम लोग, अब कौन सा b उठाएंगे, अब b उठाना भी तो है, ये हमने निकाल लिया, वी हैव फाउंड दिस, अब b उठाना भी तो है, अब b उठाएंगे कहाँ से, अब आता है ये रैंडम सीक्वेंस काम में। रैंडम सीक्वेंस कहता है 0.56 इज द फर्स्ट नंबर, तो 0.56 अगर पहला नंबर है
तो इन दैट केस आप देखोगे 0.56 यहां पर आएगा। इसका मतलब अब हमारी जो b की वैल्यू है इज 0 एंड दस हमारा नया सैंपल क्या हो गया दोस्तों, हमारा नया सैंपल हो गया। अच्छा, क्या a और c चेंज होंगे यहां पे, क्या a और c चेंज होंगे? न्यू सैंपल इज, क्या a और c चेंज होंगे क्या? आप बोलोगे सर a और c पे कुछ काम ही नहीं हुआ, अभी हमने एक वेरिएबल पे ही काम किया है। और यहां पर बस यही इसकी पॉइंट है कि एक ही वेरिएबल पर काम होता है। पिक अ वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो और उसकी वैल्यू सेट करो। वैल्यू वेरिएबल उठाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी कौन सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू ट्रू गिवन ऑल अदर वेरिएबल्स, जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a एंड c, और a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1। पकड़ी, ये आ गया। c तो डिपेंड नहीं कर रहा था, तो हमने ये कैलकुलेट किया एंड वी गॉट दिस। सो वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 0, जो हमें नया सैंपल मिला वो मिला 0 0 1। सो b हमारा चेंज हो गया है, a और c यहां पर चेंज नहीं होंगे। दिस इज माई सेकेंड सैंपल, दिस इज माई फर्स्ट सैंपल। प्रोसेस थोड़ा थोड़ा समझ में आया? प्रोसेस थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब क्या खत्म हो गई कहानी? नहीं, इसके आगे चलेंगे। अब हमारा सैंपल आ चुका है 0 0 1। तो 1 0 1 1 के बाद हमें मिला 0 0 1। ठीक है ना? अब लेट्स से आप कहते हो कि चलो साहब, अब हमने क्या किया, फिर से हमने लेट्स से अब क्या करते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं ए और बी में से। तो हमने बी पकड़ा था पहले, चलो अब ए पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बी पकड़ा तो अब ए पकड़ना है। आप किसी को भी पकड़ सकते हो, लेकिन मैं तो रैंडम है वो। ठीक है, नाउ अगेन we pick any variable from A and B। किसी को भी पकड़ लो, हमने यहां पे लेट्स से पहले B पकड़ा था, अब A पकड़ लेते हैं, लेकिन रैंडम है वो। तो लेट्स, हमने वेरिएबल लिया, लेट द वेरिएबल इज A। तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन, क्या लिखा है यहां पे? वेरिएबल उठाने के बाद अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल गिवन ऑल द अदर वेरिएबल्स। तो वही पकड़ेंगे, A गिवन all the other variables. So it's like b equals to 0 and c equals to 1. अब c पे तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि a और b एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे, मतलब। तो a गिवन b इक्वल्स टू 0। ये कैसे निकालेंगे? एनी वन कोई बता सकता है ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम कैसे निकालने वाले हैं दोस्तों? बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रू हो जाएगा ये। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रू हो जाएगा?
हम्म, बताइए क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रू हो जाएगा ये, है ना। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां से हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 और 0.7, 0.3 तक 1 और 0.7, 0.3 से 1 तक 0। आप देखोगे 0.95 है, तो इसका मतलब आप देखोगे यहां पे अगर इसका सीन लेकिन एक बार ये सोच लो क्या ये सही है, क्या ये सही है? मुझे तो गलत लग रही है, क्योंकि अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना, अगर आप कह रहे हो कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रही है, तो इन दैट केस वैसे अगर हम फॉर्मूले से लिखे तो ये आना चाहिए राइट, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 0, या ए इक्वल टू 1 कर देता हूं क्योंकि ट्रू की बात हो रही है यहां पे, तो राइट ए इक्वल्स टू ट्रू कॉमा बी इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, बताइए? बताइए, इसको हम ऐसे लिखेंगे राइट, सिंपल है। क्या मैं ऊपर वाली टर्म को ये लिख सकता हूं इंडिपेंडेंट है ये? नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बी ए पे डिपेंड कर रही है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बी ए पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बताना जरा एक बारी भैया, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो आई कैन नॉट डू इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता हूं। यस, सो इसको हम लिखेंगे दोस्तों ए गिवन ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम ट्रू की बात कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू 1 गिवन बी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0 गिवन ए इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारे पास अवेलेबल है, यस वी हैव इट, बी इक्वल्स टू 0 गिवन 1, तो 0 गिवन 1 कहां पे आएगा, यहां से आएगा। 1 गिवन 1 दे रखा है, तो 0 गिवन 1 क्या आएगा, 0.2। 1 गिवन 1 दे रखा है, तो 0 गिवन 1 क्या आएगा, 0.2। ए इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 निकाल पाएंगे? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 आ जाएगा, आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 गिवन a1 इंटू पी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 गिवन a0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1, यहां से आ जाएगा। तो 0 गिवन 1 आएगा 0.2 इंटू 0.3, आप देख लो एक बारी, 0 गिवन 1 बी इक्वल्स टू 0 गिवन 1, एक बार देख लो दोस्तों, तो आएगा 0 गिवन 1 0.2 इंटू ए की वैल्यू 0.3, और 0 गिवन 0 आएगा 0.6 इंटू 0.7। क्या ये वैल्यू सही आ रही है, एक बार चेक कर लेना। .125 आ रही है ये, एक बार चेक करना जरा।
एक बार ये वैल्यू चेक कर लो क्या है सही है, और सिमिलरली दूसरी भी निकाल लेंगे। और ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू 1 गिवन b इक्वल्स टू 0 ये आ रही है, तो a इक्वल्स टू 0 गिवन b इक्वल्स टू 0 क्या आएगी, ऑब्वियसली 1 माइनस कर देंगे। ठीक है 0.875। तो आप देख सकते हो यहां पे अगर हम ये वाली वैल्यू को देखें तो ये आ रही है, ये वाली वैल्यू हमारी ये आ रही है 0.125 और ये आ रही है 0.875। तो आप देख सकते हो कि 0 से लेके 0.125 तक तो a हमारा 0 है, और फिर a इक्वल टू 1 है स्टार्टिंग में, और फिर a इक्वल टू 0 है। यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, वैल्यू है 0.95। सो 0.95 तो इंश्योर करेगा, तो a की वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी। सो हमारा जो थर्ड सैंपल आएगा दोस्तों, थर्ड सैंपल में भी a 0 ही रहेगा। चलिए एक बार आप सब लोग देख लीजिए, क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया? एक बार आप सब लोग देखिए पूरा प्रोसेस आपको क्लियर है क्या? एक बार आप चेक करिए क्या ये प्रोसेस क्लियर है? ठीक है चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है आई होप ये क्लियर है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे सैंपल्स बनाते जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, यही हमारा प्रोसेस है। अब एक बार इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, बात वही है जो आप देख सकते हैं। देखिए कंसिडर अ बेसियन नेटवर्क विथ 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3 वेयर ईच वेरिएबल डिपेंड ऑन द अदर इन सम वे। मतलब कुछ चेन होगी, कोई स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, देयर विल बी सम स्ट्रक्चर। वी वांट टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल्स टू 1 गिवन x3 इक्वल्स टू 1। ये हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है ना, और हमने इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें x3 को फिक्स करना है बस। अब x3 के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, x3 फिक्स रहेगा। तो सैम्पलिंग करने का ये तरीका है कि हम इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इनिशियलाइजेशन आपको पेपर में अगर सवाल आता है तो दिया जाना चाहिए कि अगर वो चाहता है कि भाई बाकी सैंपल्स आप बताओ दूसरा तीसरा, और पेपर में 4 से ज़्यादा वाला नोड नहीं आएगा। तो इनिशियली हमने आर्बिट्रेरीली इसको एक सैंपल बना लिया, x1 इक्वल टू 1, सॉरी x1 इक्वल टू 0 लिया इसने, x2 इक्वल टू 1 लिया, x3 को तो 1 लेना ही है। अब हमें आइट्रेशन करनी है आगे आगे। ठीक है ना, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले कोई भी अब x1 और x2 में से कोई भी एक वेरिएबल चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले मैं x1 ही करूंगा फिर x2 करूंगा फिर x1 करूंगा फिर x2 करूंगा, नहीं, आप रैंडमली कोई भी एक सैंपल उठा सकते हो। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, यहां पर रैंडमनेस चल रही है। अब जब रैंडमनेस चल रही है, उसने सवाल में 3 वेरिएबल दे दिए, सोच के देखिए क्या कभी हमारे सैंपल सेम आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि देवांश भैया पहले x1 को ले लें और वीरेंद्र भाई हो सकता है फिर पहले x2 को ले लें, तो सैंपल्स अलग अलग आएंगे। अब सैंपल्स अलग अलग क्यों आएंगे? क्योंकि आप देखिए जैसे कि हमने सबसे पहले ABC वाला सवाल किया था, जिसमें मैंने आपको रैंडमली कुछ नंबर्स दिए थे। ये नंबर्स आपको पेपर में दिए जाएंगे अगर सैंपल चाहता है तो। मैंने पहला B उठाया, ठीक है। अब B उठाने के बाद ये वाला जो नंबर है वो B को डिसाइड करने में यूज हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा पहला A उठाता तो ये वाला वेरिएबल A को डिसाइड करने में यूज हो जाता।
और इसी वजह से सैंपल्स अलग अलग आएंगे सबके, मेरे अलग आएंगे, आपके अलग आएंगे, कोई ऐसे सॉल्व करेगा तो अलग अलग आएंगे। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई सवाल बनना चाहिए पेपर में, क्योंकि रैंडमनेस है इसके अंदर। बट फिर भी मैंने प्रोसेस आपको बताया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, जैसा कि हम कोई भी एक आइटरेटिवली हमें सैंपल करना है, ठीक है ना। किस तरह का सवाल आता है मैं आपको करा सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसा आ सकता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले इसने x1 को ही उठाया, ठीक है, x1 को उठाया। तो x1 को उठाते समय हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x2 एंड x3। अब x2 और x3 की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 एंड 1। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी निकाल के आप जो रैंडम नंबर दे रखा होगा उससे मैपिंग करके देख लोगे कि x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है कि 0 आ रही है। उसके बाद आप x2 पे x2 को सैंपल करोगे, ठीक है ना। उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x1 एंड x3 निकालोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल गिवन ऑल द अदर वेरिएबल्स। बताइए थर्ड ये करना पड़ेगा या ये गलत लिखा हुआ है। हाँ ये हो सकता है कि बता सकता है कि ये सीक्वेंस में पिक करना है, इट कैन बी लाइक दैट। व्हाट डू यू थिंक, ये थर्ड वाला क्या लगता है, ये थर्ड वाला आएगा। थर्ड स्टेप क्या हमें सैंपल x3 करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 नहीं, ये करना ही नहीं है, क्योंकि x3 हमारा फिक्स है, हमें x3 को सैंपल ही नहीं करना, x3 हमारा ऑलवेज फिक्स है। अब यही स्टेप्स आप x1 x2 x1 x2 x1 x2 वो करते जाओ, रिपीट करते जाओ, और बस जैसा कि हमने देखा था कि हमारा x3 फिक्स है दोस्तों, बस उसको चेंज नहीं करना है। कीप ऑन अपडेटिंग x1 एंड x2, आपके सैंपल्स बनते चले जाएंगे, आपके सैंपल्स क्रिएट होते चले जाएंगे, ठीक है ना, सैंपल्स क्रिएट होते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहां पे इस एल्गोरिथम के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्न इन पीरियड। बर्न इन पीरियड मतलब क्या होता है कि क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रैंडमनेस या रैंडमली इनिशियलाइज किया था इसको, तो स्टार्टिंग के कुछ सैंपल्स में रैंडमनेस रहती है, बिकॉज हमने इनिशियलाइज इसको रैंडमली किया था, ठीक है। सो इसीलिए स्टार्टिंग के कुछ सैंपल्स में रैंडमनेस रहती है। उस रैंडमनेस को रिमूव करने के लिए हम स्टार्टिंग के कुछ सैंपल्स, कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स को नहीं यूज करते अपनी एल्गोरिदम में, और उन सैंपल्स को रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद के सैंपल्स को यूज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द बर्न इन पीरियड। सो बर्न इन पीरियड क्या होता है, डिस्कार्ड द फर्स्ट फ्यू सैंपल्स टू अलाउ द चेन टू फॉरगेट द इनिशियल वैल्यूज। जो भी आपने इनिशियलाइज किया था वो रैंडमली इनिशियलाइज किया था, जिसकी वजह से आपके स्टार्टिंग के कुछ सैंपल्स में रैंडमनेस आ गई थी, इनिशियल रैंडमनेस की वजह से। तो उसको रिमूव करने के लिए हम स्टार्टिंग के कुछ सैंपल्स को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, एंड फाइनली हम उसके बाद के सैंपल्स को पकड़ते हैं। कलेक्ट द सैंपल्स आफ्टर द बर्न इन पीरियड, कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ x1 एंड x2 एंड फाइनली कैलकुलेट करिए ये। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी, अब इसमें कोई वेट वाला चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट प्रायर सैंपलिंग जैसा चक्कर है। ठीक है, आप देखोगे यार यहां पर x3 हमेशा 1 ही रहेगा, तो आपके कुछ सैंपल्स आ रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ये सैंपल्स आ गए आपके हमारे, मान लीजिए एक एग्जांपल हमने सैंपल रैंडमली बनाया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल्स टू 1 गिवन x3 इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1 कॉमा x3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू 1। अब आप फिर से देखोगे दोस्तों, यहां पे भी डिनोमिनेटर 1 होने वाला है, बस न्यूमरेटर की कहानी है जो आप देख सकते हो। हमें x1 और x3 1 1 चाहिए, तो यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, 3 जगह आ रहा है आउट ऑफ 6, सो 3/6। सैंपल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब चीजें सेम है। एक बार आप देखिए कर पा रहे हैं क्या? ठीक है ना, चलें आगे। परफेक्ट। अब आपको एक और एग्जांपल करा देता हूं जिसमें हम लोग चीजें कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन।
जैसे ये हमारा एक नेप्टल का क्वेश्चन है, ये वाला नेप्टल की भैया सॉल्व कर रहे थे इसको। सो लेट्स ट्राई टू डू इट, इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। यहां पर इसने ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि एस और बी हमारे एविडेंसेस हैं, एस और बी हमारे एविडेंस हैं, और उसके बाद हमें सैम्पलिंग करनी है। ठीक है ना, तो चलो कुछ यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूं मैं, जिससे हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना सकें। तो इनिशियली ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर वन, ऑल आर पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव कर दिया। ठीक है ना, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सेलेक्टिंग द वेरिएबल। ठीक है ना, मैं ये वाला हटा देता हूं, यही भैया ने सॉल्व किया था, उन्होंने भी ऐसे ही रैंडमली बताया था। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू सेलेक्ट द वेरिएबल्स। ठीक है ना, चलिए, तो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, हमारे पास एस है, एच है, बी है, जी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिख लेते हैं। तो बी, जी, एच और एस, चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा हमने। अब यहाँ पे इनिशियली इसने बोला कि यार सबसे पहले हमने सबको 1-1 कर दिया है, और हमारे एस और बी हमारे एविडेंसेस हैं। तो इसका मतलब हमारा एस और बी एविडेंस है, ये फिक्स है, मतलब ऑलरेडी ये 1 है, ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, ऐसा कह सकता हूँ। या चलो मैं पॉजिटिव लिखना चाह रहा हूँ, तो आई विल राइट पॉजिटिव ओनली। तो ये बी है, ये जी है, ये एच है और ये एस है, ये ऑलरेडी फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब चेंज होगा सिर्फ जी और एच में, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, सो लेट्स ट्राई टू सी जी। जी को पकड़ते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। सो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट सैंपल। तो जैसा कि आप सभी को बताएं, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पकड़ रहे हैं, तो लेट्स पकड़ते हैं जी को। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन बी कॉमा एच कॉमा एस। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि यार ये हमें दे रखा है। अब बताइए कैसे निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन बी एच एंड एस। अब जी है कहां भाई, जी कहां है, ये रहा, लंग डिजीज। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है अपने पापा पे, दैट इज एस पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन एस। प्रोबेबिलिटी आपको ये दे रखी है, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स टेक द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑल्सो। कोई एक नंबर का सीक्वेंस भी ले लेते हैं, 0.56, 0.36, 0.99, 0.12, ऐसा करके कोई सीक्वेंस भी लिया हमने। आप देख सकते हो पहला वाला जी डिसाइड होने वाला है पहले वाले से, और यहां पर आप बड़े आराम से देखोगे कि जी गिवन एस आप देखोगे तो हमारे पास 0.8 है, आप देखोगे इज लाइक 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ जी गिवन एस इज 0.2, राइट, ये 0.2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 0.8 तक हमारा जी है और 0.2 तक हमारा एस नॉट ऑफ जी है, 0.8 से आगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 0.56 है, इसका मतलब हमारा जी का जी ही रहा, जी चेंज नहीं हुआ। तो आवर नेक्स्ट सैंपल इज सेम, बी, जी, एच एंड एस। ठीक है ना, चलिए अब एच को पकड़ेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर चेंज कर देते हैं, लेट्स टेक द नंबर, नहीं तो वो सेम ही आता रहेगा ना।
एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा वही BGHS बन जाएगा। नेक्स्ट वील सी कि हमारा नेक्स्ट वेरिएबल हमारा h है, तो विल यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ h गिवन GBS, h is dependent on s, so this is actually same as 0.6, और जो नॉट वाला होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ h गिवन s हो जाएगा 0.4। तो आप देख सकते हो कि 0 से लेके 0.6 तक हमारा h ही मिल जाता हमें, लेकिन 0.6 से लेके 1 तक हमें नॉट ऑफ h मिलेगा। नंबर 0.96 है, तो हमारा h बिकम्स नॉट ऑफ h। तो नेक्स्ट सैंपल बिकम्स B, G, नॉट ऑफ h एंड s। इस तरह से कहानियां चलती रहेंगी। तो इस तरह से कुछ हमें सैंपलिंग मिल जाती है, इसको गिब्स सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, कहानी ऐसे बढ़ती जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। ये वाली प्रोबेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन एविडेंस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा एविडेंस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो आप बोलोगे यार प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस तो 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा एविडेंस का मतलब क्या है? अब एविडेंस तो सभी सैंपल्स में आएगा ही आएगा, तो अब आपको एविडेंस की टेंशन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ अब x की टेंशन लेनी है। सो इसका मतलब इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत समझ में आया गिब्स सैम्पलिंग वाला। अब मुझे फील तो यही है कि लाइक्लीहुड सैम्पलिंग में से क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर 1 नंबर का सवाल आएगा तो प्रायर सैम्पलिंग वगैरह में से आना चाहिए, प्रायर या रिजेक्शन में से, या जनरेशन ऑफ सैंपल्स भी आ सकता है। ठीक है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब एक और फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अगर आप यहां पर देखें इसको, इस सवाल को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाएंगे। Recall that during the Gibbs sampling, samples are generated through iterative process. Iterative process आपने देखा होगा कि हम एक एक करके आगे सैंपल्स को, एक एक करके वेरिएबल्स को पकड़ रहे हैं और सैंपल्स को जनरेट कर रहे हैं। Assume that the only evidence available is capital A equals to plus A. ठीक है, अब आपको पता करना है कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स जनरेट हो सकता है, कौन सा सीक्वेंस जनरेट हो सकता है, कौन सा सैंपल ऑफ सीक्वेंस जनरेट हो सकता है, कौन से सैंपल्स का सीक्वेंस यहां पे जनरेट हो सकता है गिब्स सैंपलिंग से। गिब्स सैंपलिंग से कौन सा सीक्वेंस वैलिड है। सीक्वेंस नंबर 2 को देखिए, क्या लगता है, क्या सीक्वेंस नंबर 2 वैलिड है? सीक्वेंस नंबर 2 को देखिए, क्या सीक्वेंस नंबर 2 वैलिड है? 1, 3 और 4। तो आप बोले सर सीक्वेंस नंबर 2 वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस ए आ गया है। अब माइनस ए कभी आ ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि आपको पता है गिब्स सैंपलिंग के केस में हम अपने एविडेंस को फिक्स कर देते हैं, तो ये माइनस है तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब सीक्वेंस नंबर 2 नहीं आ सकता। अब बताइए, गिब्स में एक और चीज थी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। गिब्स सैंपलिंग का प्रोसेस हमने देख लिया, हमने एक चीज और समझी है गिब्स सैंपलिंग में। क्या? गिब्स सैंपलिंग में हमने एक और चीज को समझा है। क्या? कि गिब्स सैंपलिंग में जब सैंपल्स हम क्रिएट करते हैं तो जो सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स होता है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए।
क्या ये बात सही है? जैसे रैंडमली हम चूज कर सकते हैं, जैसे ए फिक्स है, लेकिन BCD में से रैंडमली हम चूज कर सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट। लेकिन हाँ, आपको ध्यान होगा कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सैंपल जनरेट कर लिया, अब इसके बाद मैं BCD में से कोई भी एक वेरिएबल चूज करूंगा और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल गिवन ऑल अदर वेरिएबल निकाल के सिर्फ वही वेरिएबल चेंज हो सकता है। तो ओनली वन वेरिएबल चेंज एट अ टाइम। ओनली वन वेरिएबल चेंज। अब देखिए जैसे यहां पे a -20 -c और d, यहां पे देखिए कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। यहां से अगर आप देखोगे तो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब ठीक है, परफेक्ट। यहां पे आइए, a -b -c + d, a -b -c + d, तो आप बोलोगे एक जगह चेंज हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। a + b -c -d, मतलब एक जगह चेंज हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, एक जगह चेंज हो सकता है। यहां देखिए a -b -c + d, a -b -c -d, a + b -c + d, आप देखोगे यहां पे दो जगह चेंज आ रहे हैं, इसका मतलब ये सीक्वेंस भी इनवैलिड है। सो गिव सैंपलिंग के अंदर जब भी हम सैंपल जनरेट करेंगे, एक तो हमारा एविडेंस फिक्स है, एविडेंस को फिक्स रखना है हमें, और दूसरा हमारा सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो सकता है एट अ टाइम जब हम सैंपल जनरेट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा था दोस्तों। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, एक मिनट, जैसा आप यहां पर देख सकते हो कि भाई पहला हमारा यही था सारे पॉजिटिव, दूसरा भी हमारा सारे पॉजिटिव आए, लेकिन उसके बाद हम एक समय पे सिर्फ G और H में एक टाइम में सिर्फ एक ही चेंज हो सकता है, दोनों एक साथ चेंज नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि हम प्रोसेस ही ऐसा कर रहे हैं, राइट। हम एक वेरिएबल को पकड़ते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उस नंबर से डिसाइड करके आगे बढ़ते हैं, राइट। क्या बात समझ में आई? तो इस तरह से कहानी बनती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ये बात हम यहां पे लिख भी सकते हैं। इन गिव सैम्पलिंग एक तो हमारा एविडेंस फिक्स हो जाता है, और दूसरा हमारा जो वेरिएबल्स हैं, ओनली वन वेरिएबल चेंज एट अ टाइम। ठीक है ना। सो इस कहानी को देखते हुए हम यहां पर देख सकते हैं कि ये भी इनवैलिड है, तो सिर्फ 1 और 3 वाला वैलिड होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मतलब गिव्स के अंदर दो तरह के सवाल बन सकते हैं, या तो सैम्पलिंग करवा लेगा आपसे, या फिर इस तरह से सीक्वेंस पूछ सकता है कि भाई कौन सा सीक्वेंस सही है, कौन सा नहीं। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहानी तो वही है, बस मैंने 3-4 तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला भी रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें दोस्तों, है ये वही बात जो मैं बताने वाला हूं, आप लोग भी समझ चुके हैं वैसे तो। देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये एक बेजियन नेटवर्क दे रखा है, ठीक है, और नीचे वालों की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अब प्रोसेस समझ गए हैं तो मुझे लगता नहीं कोई परेशानी होगी। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन R। तो इसका मतलब एविडेंस हमें दे रखा है कि भाई R हमारा +R है, तो इसका मतलब ये फिक्स कर दिया हमने। फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं रैंडमली,
मतलब सी, एस और इन तीनों को रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे। ये स्टेप हमें पता ही है। स्टेप नंबर 1 इज, जो मुझे लगता है पेपर में दिया जाएगा अगर सवाल कभी आता है, तो स्टेप नंबर 1 इज रैंडमली इनिशियलाइज करो, है ना, सही है ना। रैंडमली इनिशियलाइज सी, एस एंड डब्ल्यू। आप कैसे भी कर सकते हो, आप प्लस सी प्लस एस और प्लस डब्ल्यू से कर दो इनिशियलाइज। अब उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पहला सैंपल हो जाएगा ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद आप सीक्वेंशियली चल सकते हो। तो आपने बोला सबसे पहले हम सी को पकड़ेंगे, फिर एस को पकड़ेंगे, फिर डब्ल्यू को पकड़ेंगे। तो टेक सी, और फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन वेरिएबल एस, डब्ल्यू एंड आर। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। और जो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि वैसे तो आपको दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट है, बट ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सी एस पे डिपेंड करता है और सी मतलब एस सी पे डिपेंड करता है और आर भी सी पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम इसको डायरेक्टली पीसी नहीं लिख सकते, ध्यान, सही है ना। इसको हम डायरेक्टली पीसी नहीं लिख सकते, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, आप बोले सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस सी प्लस एस इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल बेसियन थ्योरम है। उसके बाद फिर हम जैसे जो भी रैंडम सीक्वेंस आपको दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि सी हमें दे रखा क्या निकालना है, मतलब सी को प्लस लेना है या नेगेटिव लेना है। एंड देन उसके बाद आप आर एस को पकड़ोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप एस निकालोगे एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो इट्स लाइक प्लस एस गिवन जो भी आएगा, यहाँ पे नया सैंपल क्रिएट होगा। तो लेट से हमने सी को नेगेटिव ले लिया, तो लेट माइनस सी आ गया हमारा, तो हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, माइनस सी, लेट माइनस सी आ गया हमारा, तो हमारा नया सैंपल हो जाएगा माइनस सी प्लस एस प्लस आर प्लस डब्ल्यू। और फिर उसके बाद अगर हम एस पर आएंगे तो एस गिवन माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि सी हमारा नए सैंपल में नेगेटिव हो गया। तो माइनस सी प्लस आर प्लस डब्ल्यू, जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये इस पे डिपेंड करेगा। एंड सो ऑन, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ रैंडम है ना, आप सी के बाद सी को पकड़ सकते हैं, आप सी के बाद एस को भी पकड़ सकते हैं, तो वो रैंडम है। अब जैसे हमने ए और बी सी, ए बी सी वाला किया था, तो हमने पहले ए को पकड़ा, उसके बाद फिर से ए को पकड़ सकते हैं, राइट, क्योंकि रैंडमली पकड़ना है, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग रैंडमली पकड़ना है। क्वेश्चन में वो आ सकता है आपको सीक्वेंस दे दे कि भाई हमें ए बी सी इस तरह से आगे बढ़ना है, बट ये प्रोसेस आपको एकदम से क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से सैम्पलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। सैंपल्स अगर हमारे जनरेट हो गए तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन ये नेप्टेल का ही है, ये हम कर भी रहे थे। सो इस तरह से दोस्तों हमारी ये सैम्पलिंग वाला टॉपिक भी समाप्त होता है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद तो यही है कि ये हमारा वेटिंग वाले चैप्टर, लाइक्लीहुड वेटिंग वाले से आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी लेकिन हमने काफ़ी कुछ ख़त्म किया, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज देते रहिए, टेस्ट सीरीज में हम और भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। इसकी वर्कबुक नहीं, जो डीपीपी है वो भी हम लोग बना के आपको इस वीकेंड तक दे देंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ,
अब इतना ही था आपके सिलेबस में, ठीक है। हमारे सिलेबस में हमें अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस यूजिंग सैम्पलिंग तक ही पढ़ना था, ठीक है ना। चलिए, सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जी, ये लास्ट क्लास है, हमारा सिलेबस समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।